हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पर आधारित है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉचिंग करेंगे और इसी उत्साह के साथ चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिया है यहाँ पास कि सारंग किसका पर्यायवाची है। ठीक, बात यहाँ पास सारंग की हो रही है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो सटीक ऑप्शन यहाँ पास बैठेगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर। हिरण को ही सारंग का पर्यायवाची माना गया है। ठीक है, घोड़ा का क्या होता है, इसका जो पर्यायवाची होता है वह हमारा अश्व हो गया, तुरंग हो गया, घोटक हो गया। ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। शेर को क्या कहा जाता है, तो शेर को बोला जाता है वनचर, ठीक, या फिर वनराज या फिर सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष इसको मनाते आ रहे हैं। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस रूप इसको मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसको हम हैंड करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गौतम बुद्ध की जब जन्म हुआ था, ठीक, यहाँ पास मृत्यु की बात नहीं बल्कि जन्म की बात मैं करूंगा पहले। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, 563 ईस्वी लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन तथा माता का नाम था महामाया। और जो गौतम बुद्ध, इनका जो मूल नाम था वह था इनका नाम सिद्धार्थ। ठीक, इनका मूल नाम वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पास बात फिलहाल मृत्यु की हो रही है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह चला जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते इसमें। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह जो है संबंधित है नर्मदा नदी से। कौन सी नदी से, नर्मदा नदी से ये संबंधित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं अदर ऑप्शन, जैसे गंगा। गंगा की जो उद्गम स्थल है वह है उत्तराखंड के गोमुख क्षेत्र से। और इसकी ऊंचाई कितना है, सॉरी लंबाई कितना है इसका, तो 2525 किलोमीटर हम बताएंगे यहाँ पास। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका यह जो है मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, गोदावरी नदी इसे जो है दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ठीक, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के साथ जिन्होंने सबसे पहले व्यापारिक संबंध बनाए थे तो वो बनाए थे यहाँ पास पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। जी हाँ, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा, ठीक, वास्को डी गामा ये एक व्यक्ति थे जो कि पुर्तगाली थे। इन्होंने सबसे पहले भारत पर, ये सबसे पहले कहाँ आए थे, भारत आए थे। और किस लिए आए थे, आलू के व्यापार करने के उद्देश्य से इनका आगमन हुआ था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धान की खेत से निकलने वाली गैस है। तो अधिकांश बच्चे यहाँ पास जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास गैस करेंगे वो बिल्कुल सही है। ठीक, धान की खेत से जो गैस निकलती है वह निकलता है इथेन गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास सही हो जाएगा। न कि मीथेन निकलता है और न कि नाइट्रोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसमें। किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब इसमें बात हो रही है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो देखते हैं यहाँ पास कि भाई दूध में तो हाँ इसमें प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पास देख रहे हैं कि चावल में प्रोटीन नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सटीक बैठेगा। 7 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि यहाँ पास पूछा क्या है कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ प्रश्न आते हैं कि टमाटर का रंग जो है लाल क्यों होता है। तो टमाटर का जो रंग होता है वह उसमें पाए जाने वड़क, वड़ा का क्या नाम है, तो लाइकोपिन एक वड़क होता है जिसके कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। अब यहाँ पास दिया है क्वेश्चन में कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। तो गाजर का जो रंग नारंगी होता है वह होता है, इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, और वो पिगमेंट कौन सा होता है, तो वो आता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पास चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
8 से यहाँ पास कि धनहीन में कौन सा समास है। तो यहाँ पास फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वह चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास में। किसमें चला जाएगा? तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पास देखिए तत्पुरुष समास के भी अपने कुछ भेद होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। क्या तत्पुरुष समास में कर्ण संप्रदान, अपादान, ये सभी क्या है? अच्छा पहले बता दूं मैं आपको यहाँ पास कि तत्पुरुष समास जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, करण, कर्म, संप्रदान और अपादान। ठीक, तो यहाँ पास धनहीन में कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो देखिए हम जब हम इसका विच्छेद करेंगे, किसका? धनहीन का। ये हो गया हमारा धन और ये हो गया हमारा हीन। ठीक, कह सकते हैं धन से हीन। अब यहाँ पास से आ रहा है धन से हीन, तो चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पास बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में विशेषण के प्रकार होते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो विशेषण होता है उनकी संख्या होती है 4। ठीक, तो यहाँ पास फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, हिंदी में विशेषण जो होता है वह होता है 4। बात करते हैं हम सर्वनाम का, तो सर्वनाम कितने होता है? सर्वनाम की संख्या होती है 6। ठीक है, संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा कितना होता है? संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया क्या है? ठीक, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया होता क्या है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं रहता। ठीक है, कर्म इसमें साथ में नहीं रहता। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में रहता है। ठीक, अकर्मक जिसमें क्रिया कर्म नहीं है और सकर्मक जिसमें कर्म साथ में है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट आंसर चला जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक, गीता बैठी है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें जो है कर्म साथ में नहीं है। बाकी देखिए इसमें अध्यापक ने लड़की को पीटा। अब जब अध्यापक जो है लड़की को पीटेगा तो उस पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? अध्यापक पर भी लड़की पर, तो पड़ेगा प्रभाव इस पर, लड़की पर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक, न कि अध्यापक पर। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, गीता बैठी है। बाकी इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन है अध्यापक ने लड़की को पीटा, ये भी सकर्मक है। सोम ने खिलौना तोड़ दिया, ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और शेखर कार चलाता है, ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। विशेषता क्रिया के 2 भाग होते हैं जिसमें हमारा पहला आता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पास, ढेर सारा मक्खन है में कौन सा विशेषण हो रही है? अब यहाँ पास विशेषण की बात हो रही है। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए वही विशेषण होता है। तो यहाँ पास दिया क्या है? ढेर सारा मक्खन है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पास विशेषण की बात हो रही है तो यह चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, अनिश्चितवाचक। अब देखिए यहाँ पास पूछा क्या है कि ढेर सारा मक्खन है। अब मक्खन की वो निश्चित है कि अनिश्चित है कि गुड़ है कि परिणाम, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन हमको इतना पता है ढेर सारा मक्खन है वह चला जाएगा अनिश्चितवाचक में। ठीक, गुड़ तो बता नहीं सकता है ना, परिणाम भी नहीं बता सकता और न ही संख्या बता रहा है, ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका करेक्ट सटीक बैठेगा, अनिश्चितवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पास हिंदी व्यंजन से यहाँ पास जो क्वेश्चन रिलेट की हूँ मैं यहाँ पास कि पूछा इसमें हिंदी से संयुक्त व्यंजन है त्र, य, र और प। यदि हम हिंदी में स्पर्श व्यंजन की बात करें तो हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25। कट्ठव्य इनमें भी 5 होता है, तालव्य इनमें भी 5 होता है, मूर्धा इनमें भी 5 होता है। ठीक है, और ओष्ठ इनमें भी 5 होता है। कर सकते हैं टोटल करने पर इनको 5 × 5 टोटल 25 आएगा, 25 आएगा इसमें। तो यहाँ पास संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन इसमें आते हैं। ठीक, जिनमें से हमारा पहला आता है, एक होता है छ, त्र और ज्ञ और एक होता है स्र। ठीक, ये सभी क्या हैं? एक संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठेगा? तो देख रहे हैं यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक, त्र जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है? तो ये करता है हमारा यहाँ पास WBC। ठीक, WBC जो है शरीर को हमारा प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, RBC रेड ब्लड कॉर्पस। RBC क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा RBC होता है और RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड का जो है रंग कैसा होता है? लाल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पास कि विषाणु की खोज किसने किया था?
तो विषाणु की खोज करने का श्रेय, आप इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े भी होंगे, यहाँ पास सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इवानोवस्की को जो है विषाणु की खोज करने का श्रेय जाता है इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो यहाँ पास जो भी यहाँ पास ऑप्शन दिए हैं, जैसे दिए इसमें RNA, DNA या फिर दोनों या फिर नॉन ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर यहाँ पास क्या होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, RNA आएगा या फिर DNA या फिर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, अमीबा पैरामीशियम किस संघ में आते हैं या किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संघ। देखिए जीवों को जो है उनके वर्टिबल कॉलम के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से हमारा पहला आता है कशेरुकी और दूसरा आता है अकशेरुकी। तो यहाँ पास प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थो और यहाँ पास मोलस्का, ये सभी संघ हैं। ठीक है यहाँ पास, तो यहाँ पास देखिए जो भी अमीबा, पैरामीशियम और एक होता है यूग्लिना, जिसको हम यूग्लिना बोलते हैं, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। तो यह ऐसा जीव है जो कि एक कोष की जीव के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक, ये सभी क्या है, एक कोष की जीव हैं। ये सभी क्या है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है एक कोष की जीव है, और एक कोष की जीव को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, प्रोटोजोआ इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 17। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री ये जो कहा जाता है, ये राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा कि राइबोसोम ये जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो ये अपने कोशिका के कोशिकांगों को भक्षण करती है, इस नाम से इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रूण के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक, यहाँ पास भ्रूण के विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहा जाता है एम्ब्रायोलॉजी। ठीक, एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी से संबंधित, मतलब पर्यावरण से संबंधित जीवों और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आप सभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जो जो यहाँ पर मैंने इसका अध्ययन बताया, इससे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस स्रावित हुई थी? ठीक है, तो भोपाल गैस दुर्घटना में जो गैस स्रावित हुई थी उसका नाम था यहाँ पास मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, या फिर मिक भी बोलते हैं इसी को, MIC करके। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, भोपाल गैस दुर्घटना में ये गैस यहाँ पास स्रावित हुई थी। ये जो है एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, जिसमें से तकरीबन जो है 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। तो उस टाइमिंग में जो है काफ़ी जन धन माल की हानि हुई थी। और कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पास इस वीडियो के यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो नील नदी का जो उद्गम स्थान है यहाँ पास वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील, बुरुंडी। ठीक है, ये यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील, बुरुंडी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। और आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर न करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।